गुड मॉर्निंग। सो हम क्लास 9th का एक चैप्टर करेंगे ग्रेविटेशन, और उसके अंदर अपन देखेंगे कि वी विल डिस्कस अबाउट द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट कैसा क्या होता है और कौन कौन सी चीजें उसके ऊपर लगती हैं। फर्दर वी विल डिस्कस ऑन मास, वी विल डिस्कस ऑन वेट एंड द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। देखो, डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हम समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट, वेट, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये तुम हो, तुम यहाँ हो, बड़ा बना दिया मैंने तुम्हें। तुम यहाँ हो, तुम्हारे हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है। जैसे ही तुमने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा, मान लो, अज्यूम अज्यूम कोई एयर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, कोई भी एयर नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, एयर नहीं है। तुम अर्थ पे खड़े हो, तुम इस ऑब्जेक्ट को जस्ट स्किप कर दो, जस्ट छोड़ दो, ये हमेशा अर्थ की तरफ ही जाएगा इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ जाएगा इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस चीज को ही फ्री फॉल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल इज मोशन कोज ओनली बाय ग्रेविटी। मैंने क्या बोला? हर चीज को हम जीरो कर देंगे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है, एयर नहीं है, किसी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो फ्री फॉल लगता है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से लगता है कि ऑब्जेक्ट नीचे जाता है। ठीक है, द फ्री फॉल इज मोशन कोज ओनली बाय ग्रेविटी एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडीशन, condition for free fall: object must experience gravity alone without force like air resistance and to be in free fall। कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होने चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के अंदर गिरेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, और वो ही फ्री फॉल बोलते हैं, वो ही फ्री फॉल होता है। ठीक है, फ्री फॉल। अब तुम्हें फ्री फॉल समझ में आ गया कि फ्री फॉल क्या है? जब सिर्फ ग्रेविटी अपना काम करे तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अर्थ की तरफ आता है, उसको फ्री फॉल बोलते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें बोलूं कि मैं इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट। कहाँ है तुम? ये रहा। देखो, इधर आओ। इस चीज को ना बहुत ध्यान से समझना, और मैं एक बार समझाता हूँ तुम्हें, होप सो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, ये तुम्हारे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है। इनिशियली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि तुमने इसको हाथ में पकड़ रखा है, तुम अर्थ पे खड़े हो, कोई दिक्कत है, तुमने इसको हाथ में पकड़ रखा है, तो इनिशियली मैं इसकी वेलोसिटी को यू को जीरो मानता हूँ, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो ये किस में है? रेस्ट में है। जैसे ही तुमने इसको छोड़ा, ये छोड़ते ही एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा और अर्थ की तरफ जाएगा। देखो, जैसे तुमने इसको छोड़ा, टी जीरो टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी जीरो थी। टी वन टाइम के ऊपर मैं बोलूं कि इसकी कोई वेलोसिटी चेंज हो गई, हुई होगी u2। ये u1 है, u2 दैट इज इक्वल्स टू कोई भी 5 हुई, 4 हुई, 3 हुई, ऐसे ये बढ़ती जा रही है। एक टाइम आएगा जब ये अर्थ को जाके टच करेगा, उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी इसकी मैं मान लेता हूँ v दैट इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग। देखो, इनिशियली ये रेस्ट में था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, फाइनली इसकी वेलोसिटी v समथिंग हो गई, लेकिन जीरो नहीं है। मतलब इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है। ये चेंज इन वेलोसिटी एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एक्सलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने क्या बोला कि टी जीरो टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी जीरो थी, और कोई टी एन टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ भी है लेकिन जीरो नहीं है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस करता है। और मैंने तुम्हें बोला कि हम फ्री फॉल ऑब्जेक्ट कब मानते हैं? जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी उस पर काम करे, एयर रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक्सलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है ये ग्रेविटी की वजह से ही हुआ है। तो मैं इस चेंज इन एक्सलरेशन नहीं, इस चेंज इन वेलोसिटी जो एक्सलरेशन है, तो इस एक्सलरेशन को मैं बोलता हूँ एक्सलरेशन ड्यू टू, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? एक्सलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। कोई दिक्कत है? इस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं जी से। किससे डिनोट करते हैं हम? जी से। देखो इस जी में और इस जी में कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्मॉल जी है, ये कैपिटल जी था। मैं इनके बीच में डिफरेंस तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन अभी हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि जो कैपिटल जी है ये एक कांस्टेंट है जो सर हेनरी ने दिया था। और ये जो स्मॉल जी है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है? स्मॉल जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तुम देख लेना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कैपिटल जी। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया? मैं तुम्हें एक बार दोबारा से ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसके अंदर सिर्फ ग्रेविटी का काम होता है, बाकी सारी चीजें उसकी जीरो होती हैं। कोई भी एयर नहीं होती है, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई भी फोर्स नहीं होता है। जब वो अपना सिर्फ ग्रेविटी के अंदर वो मूव करता है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कोई भी टी टाइम के अंदर यू होती है, कोई भी बाद में जब वो सरफेस को टच करता है तो टी एंड टाइम के ऊपर वी होती है। दिस चेंज इन वेलोसिटी कोज एक्सलरेशन, and this acceleration is produced only by the gravity, so this acceleration is called acceleration due to gravity which denotes by g, small g। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसकी एसआई यूनिट के ऊपर अपन बात करते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी। देखो ये है तो एक एक्सलरेशन ही, और एक्सलरेशन की एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है? एक्सलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। देखो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और इसको अपन डिवाइड करते हैं वापस से टाइम से, तो मतलब सेकंड से। तो यहाँ से मीटर सेकंड स्क्वायर आता है और यहाँ से अपन बोलते हैं मीटर इनवर्स स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सलरेशन की एसआई यूनिट होती है। और ग्रेविटेशन मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक एक्सलरेशन ही, इसलिए इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। ठीक है? अब मैं तुम्हें इसका वो समझाता हूँ, डेरिवेशन। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी होता है। हम अब इसकी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इस स्लाइड के ऊपर। देखो मैंने तुम्हें बताया कि न्यूटन सर ने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें फोर्स दैट इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर इंटू जी। जी एक कांस्टेंट था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, इक्वल्स टू लगाया, तब अपने काम में आया था। देखो अब मैं बात करता हूँ न्यूटन न्यूटन सर के सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ कि हम किसी भी फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं एफ दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन इन दैट ऑब्जेक्ट, मींस एफ दैट इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये इक्वेशन में सेकंड दे दूं और ये इक्वेशन में फर्स्ट दे दूं। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। ये है अर्थ, ये हो तुम। अर्थ का मास है m1, तुम्हारे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है d, ये d है। ठीक है? अब मैंने तुम्हें बोला कि पहले हम इस सर के इस लॉ के बारे में बोलते हैं कि कोई भी फोर्स को हम किसी भी फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर एक्सलरेशन। कि जैसे ही तुमने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा, जैसे ही तुमने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ये नीचे जा रहा है, तो कोई भी फोर्स लग रहा हो, वट एवर द फोर्स, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एम ए से। तो इसके अंदर क्या है? मास 1, तो इस फोर्स को मैं m1a बोल सकता हूँ। अब मैं इस पे बात करता हूँ कि मान लो ये m1 है, हमने माना नहीं, ये m2 है, सॉरी, ये m2 है, ये m2 है, तो ये है m1। इन दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको मैंने बोला कि d डिस्टेंस के ऊपर वो ये है। तो एक ही फोर्स को मैंने दो तरीके से डिफाइन कर दिया कि अगर मैं उसको सिर्फ फोर्स बोलता हूँ तो न्यूटन सर का ये फॉर्मूला काम करता है, और अगर मैं उसे ग्रेविटेशन फोर्स बोलता हूँ तो ये फॉर्मूला काम करता है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं बोल सकता हूँ m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर जी दैट इज इक्वल्स टू जी m1।
m2। अच्छा, m2 क्योंकि हमने इसको m2 माना है। देखो ये एक ही मास है m2, तो यहाँ से m2 से m2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि दैट g दैट इज इक्वल्स टू m1g अपॉन में d स्क्वायर। मीन्स यहाँ से दो चीजें। पहली चीज पहली चीज ये है कि जब मैं मास को m1 को अर्थ के मास के बराबर लिखूंगा जो कि है 6 इंटू 10⁻24 kg। अगर मैं डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द अर्थ मान लूं जो कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है, और अगर मैं जो जी की कांस्टेंट वैल्यू सर हेनरी ने दी थी उसको बोल दूं 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? जब मैं इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरी जी की वैल्यू निकल के आएगी 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बताओ। मैं एक बार समराइज कर दूंगा तो पूरा समझा देता हूँ एक बार, ठीक है? तो पहली चीज तो ये हो गई जो तुम्हें समझनी है कि जब भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो हमें पता है कि वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। दूसरी बात यह है कि तुम इस पे गौर करो कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर मास 2 का कहीं जिक्र है? बताओ, है क्या? यहाँ पे सिर्फ मास 1 का जिक्र है जो कि अर्थ का मास है। किसका मास है? अर्थ का मास। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये अर्थ की ही रेडियस है। देखो, अर्थ की रेडियस इतनी बड़ी है और ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं जब अपन ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए जब हम ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ निकालते हैं तो हम अर्थ की रेडियस को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ये डी स्क्वायर क्या है? अर्थ की रेडियस है। यहाँ पे तुम्हें कहीं भी m2 का जिक्र दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ही नहीं करती है उस मास के ऊपर जो तुम गिरा रहे हो। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ तुम्हें कि तुम अर्थ के ऊपर एक पेज गिराओ, एक पत्थर गिराओ, एक स्टोन, बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा स्टोन गिराओ, या तुम एक पंख गिराओ हल्का सा, वो सेम एक्सलरेशन फील करेगा, वो सेम स्पीड से नीचे आएगा अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर बाहर का कोई भी रेजिस्टेंस, बाहर की कोई भी एयर, बाहर का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो वो सेम एक्सलरेशन से नीचे आएगा। उनका मास मैटर ही नहीं करता। एक फर भी उसी स्पीड से नीचे आएगा जिस स्पीड से एक पत्थर बहुत भारी भारी नीचे आएगा, उसी स्पीड से तुम नीचे आओगे। ठीक है? ये चीज समझ में आई तुम्हें कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद का देखते हैं आप। ओके, इसके बाद की मैं स्लाइड लगाता हूँ कि इसके बाद की क्या स्लाइड है। एक सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ ये, सॉरी मैंने इस पे लिख दिया, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ सके और मैं बता सकूँ। While falling there is no change in the direction, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन के अंदर वो अर्थ के सरफेस पे आएगा। There is no change in direction of motion of the object, but due to the earth attraction there will be change in magnitude of velocity। velocity के magnitude पे change होगा। This change in velocity involve acceleration। This acceleration is due to earth gravitation force, no other force, only earth's gravitation force। Therefore, this acceleration is called the acceleration due to gravitation force of the earth। This is called acceleration due to gravity। ठीक है? देखो, हर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करेगा और उसकी वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर ही रहेगी। उसका मास डिपेंड नहीं करता है। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया और तुम इसको लिख के आ सकते हो अच्छे से। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं। देखो,
हाँ, we know that an object experience acceleration during free fall. This acceleration experienced by an object is independent of its mass. Independent of its mass. This means that all object, whole or solid, big or small, should fall at the same rate, at the same speed, at the same acceleration on the earth due to the gravity of earth, because the formula that the gravitation due to the acceleration due to gravity g, that is equals to m1 mass of the earth, gravitation constant, and the square of the distance means the radius of the earth. ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो होती हैं, कहाँ है ये रहा, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी जब अपन एक्सलरेशन को एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करते हैं तो ये वैलिड होती है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है जो तुमने पढ़ी स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो v that is equals to u plus at, s that is equals to ut plus half at square, and v square that is equals to u square plus 2as. These are three equation of motion, and all these three equation will applicable when this acceleration change with the acceleration due to gravity, and they are completely valid. Okay, they are completely valid. चलो हम आगे चलते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स को और उसके फिनोमिना के रिजल्ट्स को कंसिडर करते हैं। देखो, जब भी बारिश होती है तो रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो हमेशा अर्थ की साइड हमें देखने को मिलती है। ऑल दीज आर नॉट द परफेक्ट फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट बिकॉज एयर रेजिस्टेंस वहां पे होती है, लेकिन दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक एन फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हमेशा अर्थ सरफेस पे ही आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब तुम किसी हाइट से ड्रॉप करते हो तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है। दिस इज एन एग्जांपल। एस्ट्रोनॉट इन द ऑर्बिट, देखो जब एस्ट्रोनॉट्स सरफेस की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज के बाहर चले जाते हैं तो वो उसको इतना ही फील करते हैं कि वो अर्थ से बाहर ना जाकर अंदर ना आकर वहीं रहते हैं। मान लो अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में प्रॉपरली स्पेस में नहीं गए, वो एक ऐसी ऑर्बिट के अंदर गए हैं जहां मतलब एक ऐसी ऑर्बिट में ऐसे स्पेस के उस पोर्शन में गए हैं जहां पर ग्रेविटी थोड़ा बहुत उन्हें अट्रैक्ट करती है, तो वो रोटेट करते रहेंगे हमेशा जैसे सैटेलाइट रोटेट करती है। अनटिल एंड अनलेस अगर वो उस रेंज से बाहर चले जाते हैं तो वो स्पेस के अंदर ही रहेंगे, कभी ग्रेविटी में नहीं आएंगे जब तक कोई फोर्स उनको उस डायरेक्शन में ना लेके आए। समझ में आया? ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। अब मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के अंदर। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी के अंदर देखो, पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ स्मॉल जी। मैंने शायद दो समझा तो मैंने तुम्हें दोनों दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार। ग्रेविटी स्मॉल जी होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सलरेशन होता है वो, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं दैट जी दैट इज इक्वल्स टू m1 g अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, और इसकी एक वैल्यू होती है जो 9.8 होती है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक एक्सलरेशन है तो ये एक्सलरेशन की ही यूनिट को यूज करेगा। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट पोल, वैल्यू ऑफ इट इज मोर देन दैट ऑफ इक्वेटर। देखो, एट पोल इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों है? मैंने तुम्हें बताया था कि जो अर्थ है वो स्पेरिकल ना होके इलिप्टिकल शेप की है, जियोइडल शेप की है। तो मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम है, तो जैसे ही डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा, और जैसे ही मैं इक्वेटर की बात करता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो जैसे ही डिस्टेंस ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स कम। ठीक है, इतना कम नहीं है लेकिन एज कंपेयर टू पोल इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के अंदर अर्थ की रेडियस ज्यादा है। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? तो तुम्हें जी समझ में आया कि जी क्या है।
मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैपिटल जी क्या है। कैपिटल जी एक कांस्टेंट है जो कि सर हेनरी ने दिया था, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। इसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये इसकी वैल्यू फिक्स है। और इसकी जो एसआई यूनिट है हमने निकाली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। कोई दिक्कत? ये चेंज नहीं होती, तुम कहीं भी चले जाओ, ये डिपेंड ही नहीं करती किसी चीज के ऊपर, ना मास पे ना डिस्टेंस पे, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, ये खुद एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कांस्टेंट कहीं भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तुम कहीं जाओ इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो तुम्हें समझ में आया कि स्मॉल जी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। पोल के ऊपर ज्यादा और इक्वेटर के ऊपर कम फील होती है थोड़ी सी। सिमिलरली कैपिटल जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, और ये हर जगह कांस्टेंट होती है।